हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले के जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने इनकम फ्रॉम सैलरी सीखा था फॉर वर्किंग एम्प्लॉयज। ठीक है, लेकिन हमें अब ये समझना है कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर कर जाता है या अपने जॉब को छोड़ देता है या उसे रिट्रेंच कर दिया जाता है बिजनेस के क्लोज होने के कारण, तो उसे कुछ स्पेशल पेमेंट्स भी मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर से। ठीक है, तो हमने जो पहले वीडियोस में कवर किया था वो वर्किंग एम्प्लॉयज का केस था। अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद या एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होने के बाद या एम्प्लॉय जब जॉब छोड़ के कहीं और ज्वाइन करता है तो उसे जो स्पेशल पेमेंट्स मिलते हैं उसके टैक्सेबिलिटी को हम लोग सीखेंगे अब। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ नाम देख लें कि जो स्पेशल पेमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। हम लोग एक एक करके हर स्पेशल पेमेंट पे डिस्कशन करेंगे कि वो स्पेशल पेमेंट क्या है, किन्हें मिलेगा, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, उसमें एग्जेम्पशंस का क्या रूल है, तो वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्पेशल पेमेंट्स जो कि एक एम्प्लॉय को मिलता है जब वो अपने सर्विस से रिटायर करता है या जॉब छोड़ देता है, तो वो उनमें शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेचुइटी के बारे में, फिर पेंशन, पेंशन तो आपने सुना ही होगा, अर्न्ड लीव सैलरी, compensation on retrenchment, compensation on voluntary retirement and amount from provident fund। तो ये सब क्या है, इसके क्या रूल्स हैं, ये हम लोग इंडिविजुअल वीडियोस में सीखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ नाम याद रखें कि जो स्पेशल पेमेंट्स एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है कब, जब एम्प्लॉय रिटायर करता है या जॉब छोड़ देता है, उस केस में जो स्पेशल पेमेंट्स हैं उनमें है ग्रेचुइटी, आई रिपीट, पेंशन, अर्न्ड लीव सैलरी, फिर कॉम्पनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, कॉम्पनसेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ग्रेचुइटी से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रेचुइटी को ही स्टडी करेंगे। सो लेट अस बिगिन विथ ग्रेचुइटी कि ग्रेचुइटी क्या है। ठीक है, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ग्रेचुइटी क्या है और इसके बाद वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे उसके टैक्सेबिलिटी को, उसके टैक्स प्रोविजंस को। तो इस स्लाइड में आप सीखेंगे कि जो ग्रेचुइटी है वो क्या है और ग्रेचुइटी कब मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ग्रेचुइटी के मीनिंग से। तो ग्रेचुइटी एक लमसम पेमेंट है। ठीक है, कीवर्ड क्या है कि ग्रेचुइटी एक लमसम पेमेंट है और हमें पता है कि ये पेमेंट कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, अब ये पेमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्यों कर रहा है, तो फॉर हिज पास्ट सर्विसेज ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। तो ग्रेचुइटी बेसिकली एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, क्योंकि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कंटिन्यूअस सर्टेन इयर्स तक अपनी सर्विसेज दी हैं, तो उसके अप्रिसिएशन के लिए एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रेचुइटी। ठीक है, तो अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय रिटायर करता है फ्रॉम द सर्विस और ही एक्सपायर्स ड्यूरिंग द सर्विस, इसका मतलब है कि अगर वो रिटायर कर जाए या उसकी डेथ हो जाए सर्विस पीरियड के दौरान, तो एम्प्लॉयर उसे क्या देता है, ग्रेचुइटी। ठीक है, तो ग्रेचुइटी बेसिकली एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड है एम्प्लॉयर जो करता है अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय ने कुछ कंटिन्यूअस, सपोज 5 कंटिन्यूअस इयर्स तक अपनी सर्विसेज एम्प्लॉयर को दी है। ठीक है, तो इसे हम डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि अगर ये जो ग्रेचुइटी है, ये रिसीव कर लेता है एम्प्लॉय वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब सर्विस पीरियड के दौरान ही अगर वो उस पेमेंट को रिसीव कर लेता है, तो उस केस में वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्या एग्जेम्पशंस है, कौन सा पार्ट टैक्सेबल है, कौन सा पार्ट टैक्सेबल नहीं है। लेकिन याद रखना है कि अगर सर्विस पीरियड के दौरान ग्रेचुइटी का अमाउंट रिसीव करता है, तो उस केस में आपको सीधा उस अमाउंट को फुली टैक्सेबल कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर जो ग्रेचुइटी है वो रिसीव हो रहा है इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, तब कुछ हद तक एग्जेम्पशन जो है वो लिमिट मिलेगा आपको, सर्टेन लिमिट, और जो एग्जेम्पशंस होगा उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, और याद रखना है कि अगर ये जो ग्रेचुइटी का अमाउंट है
एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है, सपोज एम्प्लॉय रिटायर कर रहा है, तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरीज, क्योंकि उसे कौन रिसीव कर रहा है, इट इज रिसीव बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी इज रिसीव बाय द लीगल हेयर्स ऑफ द एम्प्लॉय, अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसके डिपेंडेंट्स को हम लोग को पेमेंट दे देते हैं, तो उस केस में इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो हमने ये सीखा कि ग्रेचुइटी क्या होता है, एक लमसम पेमेंट होता है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है, क्योंकि एम्प्लॉय ने कुछ कंटिन्यूअस ईयर्स तक अपनी सर्विसेज एम्प्लॉयर को दी हैं, तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन वो पैसा फाइनेंशियल रिवॉर्ड एम्प्लॉय को मिलता है। लेकिन याद रखना है कि अगर ये अमाउंट जो है वाइल इन एम्प्लॉयमेंट सर्विस पीरियड के दौरान मिल जाता है, तो उस केस में वो फुली टैक्सेबल होता है। तो ये एग्जेम्पशंस कब मिलेगा, रिटायरमेंट होने के बाद अगर वो ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है, या उसकी डेथ हो जाने के कारण, या सर्विस टर्मिनेट हो जाए, या हो सकता है कि एम्प्लॉय का कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो या वो अनेबल है अब अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। इस केस में जब ग्रेचुइटी मिलेगा तो हम उसे उसमें एग्जेम्पशंस को सीखेंगे, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए अगर ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के टैक्स प्रोविजंस को सीखना, ठीक है। अगर आप डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो अब इसके टैक्सेबिलिटी को समझने के लिए कि कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, किस पे टैक्स लगेगा, तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये जो रूल्स आप सीखेंगे, ये एग्जेम्पशन को समझने के लिए हमने एम्प्लॉइज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो रूल्स है वो हम लोग अलग अलग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको एग्जेम्पशन सीखना है कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एम्प्लॉय को मिला और उसमें क्या पार्ट टैक्सेबल होगा या किस पे टैक्स नहीं लगेगा, वो समझने के लिए हमने एम्प्लॉइज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहला कैटेगरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फिर बी एंड सी दोनों ही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जैसा आप देख सकते हैं बी में भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है एंड सी में भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। तो बी और सी में फर्क क्या है कि जो बी कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कैटेगरी बी को बिलोंग करते हैं, उनमें वो शामिल हैं हु आर कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। क्या रखना है, ग्रेचुइटी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का ईयर क्या है, 1972। तो वैसे एम्प्लॉइज जो नॉन गवर्नमेंट है और कवर्ड है बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, उनके लिए क्या रूल्स है। और जो कैटेगरी सी है उसमें भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन वैसे एम्प्लॉइज जो कि कवर्ड नहीं है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। तो आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ग्रेचुइटी का रूल सीखेंगे और नॉन गवर्नमेंट में वैसे एम्प्लॉइज जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम केस ए एंड बी को डिस्कस करेंगे। केस सी जो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लेकिन जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, उनके लिए टैक्सेबिलिटी क्या होता है वो हम इसके सेकेंड पार्ट में सीखेंगे। और भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि सपोज प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी उसे मोर देन वन एम्प्लॉयर से अगर ग्रेचुइटी मिल रहा है तब क्या करते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इसके सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ए एंड बी को कवर करेंगे, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का वो कैटेगरी जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है। और पर्पस ये है कि हम ए एंड बी इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी इस पे बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग जो पॉइंट सी है उसको डिटेल्स में अगले वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज से जो कि है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में कौन कौन शामिल है, तो एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट and local authority are included in this category, ठीक है। तो ग्रेचुइटी के एग्जेम्पशन को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में कौन कौन शामिल है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय शामिल हैं।
याद रखना है कि एम्प्लॉयज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का कोई एम्प्लॉय है तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्लियर है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर रिसीव करते हैं ग्रेचुइटी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रेचुइटी रिसीव करते हैं तो जो होल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी है वो पूरी तरीके से क्या है, एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रूल सिंपल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो क्या रिसीव कर रहा है, ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है, तो उसमें टैक्सेबल क्या हो जाएगा, नील। क्यों? क्योंकि जो पूरा अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी है वो क्या होता है, एग्जेम्प्टेड इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में कौन शामिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय इस कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पहले कैटेगरी को सीख लिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में ग्रेचुइटी का क्या रूल है। अब केस बी एंड सी में मैंने बताया था कि दोनों ही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है या कवर्ड नहीं है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लेकिन जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर्ड है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम केस बी डिस्कस करेंगे, जहां हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में, लेकिन वो कवर्ड होंगे अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, ठीक है। तो अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर्ड है तो उसमें एग्जेम्पशंस मिलेगा, ठीक है। अब एग्जेम्पशन क्या होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा, उसको हम एग्जेम्पशन अमाउंट मान लेंगे, और जो उसके ऊपर का ग्रेचुइटी अगर मिला हुआ होगा तो वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट 1 को नहीं, पहले हम पॉइंट 2 और 3, क्योंकि सिंपल है, डायरेक्ट है, उस पर बात करेंगे, एंड फिर फर्स्ट पॉइंट के कंप्यूटेशन को भी हम सीखेंगे। सबसे पहले तो एक लिमिट लगा दी गई है, ₹20 लाख की लिमिट है, एंड दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 29/3/2018। इससे पहले जो लिमिट था एग्जेम्पशन का, दैट वाज ₹10 लाख, अब उसको डबल कर दिया गया है, तो ये लिमिट कितना है, 20 लाख, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि आपको ग्रेचुइटी जो एक्चुअल में रिसीव हो रहा है उसको भी देखना है, क्योंकि कभी भी आपका एग्जेम्पशन अमाउंट रिसीव्ड से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आपको देखना है पॉइंट 1, 2, 3 में जो सबसे कम वैल्यू होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि लिमिट कितनी लगा दी है, 20 लाख की, फिर ग्रेचुइटी एक्चुअली रिसीव्ड, और जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। 15 days सैलरी बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ड्रॉन। तो ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत ही है कि भाई हम लोग कम से कम हर साल का 15 डेज का जो सैलरी है वो उतना कम से कम ग्रेचुइटी होना चाहिए। तो 15 डेज की सैलरी बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ड्रॉन, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो लास्ट मंथ की जो सैलरी है, ठीक है, वो इंटू 15 करेंगे और डिवाइडेड बाय 26 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हर मंथ जो वर्किंग डेज होगा वो 26 होगा, क्योंकि 4 संडे हो जाएंगे। इसलिए 15 डेज की सैलरी निकालने के लिए मंथ के सैलरी को आप नंबर ऑफ वर्किंग डेज दैट इज 26 उससे डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 15 से। तो ये हो जाएगा 15 डेज का सैलरी। और ये जो 15 डेज का सैलरी है दैट इज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो सपोज ये जो भी आपका आंसर आता है 15 डेज का सैलरी, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा ईयर ऑफ सर्विस से, कि कितना ईयर ऑफ सर्विस आपने दी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना होगा, सपोज 20 ईयर सर्विस देने के बाद रिटायर कर और ग्रेचुइटी मिल रहा है तो इंटू 20 करेंगे। एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, मतलब अगर हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है वो 20 साल 7 मंथ्स काम करता है, ठीक है। तो उस केस में 20 साल तो कंप्लीट है, लेकिन जो 7 मंथ्स है, तो क्योंकि वो 6 मंथ के एक्सेस में चला गया, ठीक है, 7 मंथ है मतलब वो 6 महीने से ज्यादा है, तो उसे भी हम कंप्लीट 1 ईयर मानेंगे। तो हम इस केस में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना ले लेंगे, 21, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है
For calculating period of service, period of more than 6 months will be taken as 1 year. याद रखना more than 6 months है तभी उसे हम क्या मानेंगे 1 year. ठीक है. सपोज 20 ईयर 4 मंथ्स है तो हम उसे 20 ईयर मानेंगे क्योंकि वो 4 मंथ जो है वो 6 मंथ से कम है. ठीक है. अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि ये जो लास्ट मंथ का सैलरी लेंगे उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा. तो सैलरी विल इंक्लूड जो भी बेसिक सैलरी मिलता है और डीए भी उसमें ऐड करना होगा. वेदर डीए टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से है या नहीं है, आपको बेसिक और डीए दोनों ऐड करना होगा. इनटू 15 करना होगा क्योंकि 15 डेज का सैलरी लेना है एवरी ईयर का. डिवाइड बाय 26 क्योंकि हम लोग ये मान के चलेंगे कि हर मंथ जो वर्किंग डेज है दैट इज 26 क्योंकि 4 संडे हो गए. ठीक है. तो याद रखना है कि नॉन गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉई है और वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है तो उसमें आपको 3 पॉइंट्स देखना है. सबसे पहले 15 डेज का सैलरी, और ये जो सैलरी निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या निकलेगा, सैलरी लास्ट ड्रॉन. ठीक है. जो लास्ट सैलरी उसने रिसीव किया है उसके आधार पर. ठीक है. कितने दिन की सैलरी, 15 डेज की सैलरी, क्योंकि ये मंथली है तो हम डेज में इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं. डिवाइड बाय क्या कर दे रहे हैं हम उसको 26 क्यों, क्योंकि 4 हमने संडे मान लिए हैं. ओके, मतलब ग्रेच्युटी एक्ट में भी हम लोग वर्किंग डेज जो है वो कितना मानेंगे 26. ठीक है. एंड दिस इज फॉर, ये जो 15 दिन का सैलरी है दैट इज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. तो अगर वो 30 ईयर सर्विस देके रिटायर कर रहा है और उसे वो पैसा मिल रहा है तो हम इंटू 30 करेंगे. ठीक है. और आपको ध्यान रखना है कि अगर 6 मंथ से एक्सेस का कोई मंथ है तो उसे हम राउंड ऑफ कर देंगे और 1 कंप्लीट ईयर उसको भी मान लेंगे. तो पहला पॉइंट ये है. सेकंड, लिमिट ही लगा रखी है ₹20 लाख. एंड थर्ड क्या है, ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड. इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में, लेकिन जो कि कवर्ड है बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन को देखते हैं. आफ्टर सर्विंग 33 years and 9 months, ठीक है, इन हिंदुस्तान केमिकल्स मिस्टर थॉमस हु इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. तो सबसे पहले इसने कितने साल की सर्विस दी है, तो 33 years तो यहाँ कंप्लीट दिख रहा है और जो मंथ्स है वो भी 6 months से अधिक है. तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो होगा वो कितना हो जाएगा 34. ठीक है. 34 will be the year of service. Okay. He retires from service on 30th April 2018. ठीक है. The company pays him a gratuity of rupees 85,000. उसे gratuity actual में कितना मिल रहा है 85,000. तो हमें पता है exemption निकालने के लिए हम actual amount को देखते हैं सबसे पहले. उसके बाद जो 20 लाख की लिमिट है जो कि पहले 10 लाख की थी, 20 लाख की जो लिमिट है उसे देखेंगे और 15 डेज की सैलरी को देखते हैं और उन तीनों में से जो लेस होता है वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है और हमें वही निकालना है. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी. तो अब देखते हैं कि उसको लास्ट सैलरी ड्रॉप वो कितना कर रहा है 4200. ठीक है. तो हमें 15 डेज की अगर सैलरी निकालनी है तो हम 4200 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 15 से और उसे हम डिवाइड कर देंगे 26 से. ठीक है. अब 26 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो वर्किंग डेज है उसमें 4 हम संडेज मान के चलेंगे तो 26 जो है वो हो जाएगा वर्किंग डेज. तो इस केस में 15 डेज की सैलरी के हिसाब से अमाउंट जो आएगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 2423. ठीक है. तो ये 15 डेज की सैलरी हुई एक साल के लिए. तो इनटू करना होगा इसे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से निकालने के लिए. तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हमारा कितना है 34 ईयर्स. तो जो भी अमाउंट आता है, सपोज अमाउंट आता है x, तो इस अमाउंट को 20 लाख को और 85,000 को कंपेयर करना होगा. जो लीस्ट अमाउंट होगा उसे ही हम क्या करेंगे एग्जेम्प्ट करेंगे. ठीक है. सो यू कैन कमेंट योर फाइनल आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द यूट्यूब. अब हमारा एक केस जो बच गया है वो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही, लेकिन वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं है. और भी कुछ केसेस हैं जहां पे सपोज एम्प्लॉय कहीं काम कर रहा होता है पहले से, उसे वहां से भी ग्रेच्युटी मिलता है और
अब वो कहीं और ज्वाइन कर रहा है, वहां से भी उसे मिलेगा, तो एग्जेम्पशन की लिमिट क्या होगी, कैसे एडजस्ट होगा। तो वो जो रेसिडुअल केसेस है उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो हमारा जो ग्रेचुइटी टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। So students, if you have understood, don't forget to like the video and give your feedback in the comment section. Thank you.